एज अ वन मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर आपका क्या योगदान रहा बरेली विधानसभा को? बरेली में वन क्षेत्र 0.08% हो गया, यानी कि हमारे पास जो सबसे जो गलत घटिया स्थिति हो सकती है वन क्षेत्र की, वो है हरियाली खत्म हो गई बरेली शहर से। हजारों पेड़ काट दिए गए। आपको बताना चाहता हूं कि जब डेलापीर से एयरफोर्स तक हजारों पेड़ कट रहे थे तो मैंने धरना दिया, संघर्ष किया और वहां तमाम पेड़ बचाने का काम किया। अगर मैं उन्हें बचा सकता हूं तो ये क्यों नहीं बचा सकते हैं वन मंत्री? कैसा काम कर रहे हैं बरेली के? मेयर भी घोटाला करवा रहे हैं पूरे बरेली में। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो भी दुर्दशा हो रही है, कौन जिम्मेदार है? कैंट विधायक जी तो मुझे लगता है कि अदृश्य हैं, वो तो है नहीं है ये नहीं पता है। शुक्ला जी एक बार बताओ, अगर सरकार एक दिन की जगह 2 दिन अगर छुट्टी कर दे किसी भी महापुरुष की जयंती पे, भगवान की जयंती पे, तो इससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लोगों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। मुझे सवाल से बहुत प्रसन्नता हुई। तो अन्य जो छुट्टियां कर रहे हैं उस पर क्या रोजगार मिल जाएगा? या तो छुट्टियां खत्म कर दें। मेरा तो एक कहना है, तराजू एक होना चाहिए। नहीं, छुट्टी तराजू। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बरेली टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत भदौरिया। साथियों, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया पर जिन्हें करोड़ों लोग देखते हैं। आज हमारे साथ हैं बरेली शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपको जो जनता है वो एक बड़े पत्रकार के रूप में देखती है, क्योंकि मैं तमाम लोगों बरेली में जानता हूँ, आपकी जब चर्चा करता हूँ तो लोग कहते हैं नेता तो है ही हैं, बहुत लंबे समय से आप राजनीति भी कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं कि वो जमीनी जो मुद्दे दिखा रहे हैं उनसे उनकी लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ गई है जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बरेली के अंदर चाहे वो अस्पताल हो, चाहे अस्पताल में खड़ी हुई एम्बुलेंस से जो कि धूल फाँक रही हैं, आपने दिखाई और लोगों ने आपको बहुत पसंद किया, तो आप जब इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार की खबरें हैं, पोल खोलते हैं या आवाज़ उठाते हैं सरकार के विपक्ष में, सरकार के खिलाफ दिखाते हैं, तो आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव भी बनाते होंगे लोग, कोई धमकियाँ भी आती होंगी, ऐसा कुछ होता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे सम्मान और समय दिया। सबसे पहले जो आपने कहा कि पत्रकार होना बहुत बड़ी बात है। पत्रकार होना एक जिम्मेदारी है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए शायद मैं अभी एज अ पत्रकार के रूप में अगर कहा जाएगा तो नहीं, क्योंकि पत्रकार बहुत सम्मानित होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। उतना ही कठिन नेता होना होता है। तो नेता और पत्रकार दोनों होंगे तो मुझे लगता है मुझ पर लोड ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल एज अ एक्टिविस्ट, एज अ पॉलिटिशियन, मुझे लगता है कि अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है, कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है जो जनता के हितों के विरुद्ध है, तो मुझे लगता है वहाँ पे बोलना ज़रूरी है। देखिए, बरेली में तमाम ऐसे कार्य हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए 300 बेड हॉस्पिटल का भी आपने जिक्र किया एम्बुलेंस का, वहाँ पे 70 के आसपास एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। उन एम्बुलेंस को न कंडम किया जा रहा है और न चलने दिया जा रहा है। वहाँ पे क्या है, वो एम्बुलेंसें चल सकती हैं, मगर उनको चलने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि नई एम्बुलेंस खरीदने में कहीं ना कहीं घोटाला करने का मौका मिलेगा। उन एम्बुलेंस को ठीक करा के जनता की सेवा में क्यों नहीं समर्पित कर देते हैं? उसमें कई ऐसी है जो 10 लाख किलोमीटर नहीं चली हुई है, उसमें कई एम्बुलेंस है जो चल सकती हैं, जो एक आम नजरों से देख के हम बता सकते हैं कि चल सकती हैं। सरकार तो ये कह रही है कि जनता की बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। अब जो प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ाते हैं अध्यापक, उनका इलाज फ्री। तमाम सरकार जो है बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रही है, ऐसा वो दावा कर रही है। आपने खुद ही जवाब दिया और सरकार भी खुद जवाब दे चुकी है। आयुष्मान कार्ड के नाम पे कितने घोटाले हो रहे हैं ये भी सबके सामने है। और रही बात स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो आयुष्मान कार्ड की जरूरत तब पड़ रही है जब आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है। हमारे पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर 300 बेड हॉस्पिटल का है। आप जाइए 300 बेड हॉस्पिटल में कुछ ब्लड टेस्ट और 1-2 इंजेक्शन लगने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वहाँ 100 के आसपास वेंटिलेटर और बाईपाइप मशीन सड़ गई, बारिशों के पानी में खराब हो गई। वहां पर तमाम बड़ी बड़ी मशीनें बर्बादी की ओर चली गई। आप बताइए, हमारे इतना बड़ा जिला अस्पताल है, उसमें हार्ट का, ब्रेन का, किडनी का, लीवर का और किसी भी वाइटल ऑर्गन का कोई डॉक्टर नहीं बैठता वहां पे। पूरे हृदय विभाग में सिर्फ इको होती है, ईसीजी भी नहीं होती है। तो अब आप समझिए कि क्या स्थिति है। हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था आम आदमी को देने के लिए इस बरेली मंडल की आबादी मैं मानता हूँ करीब, मुझे लगता है 70 लाख के आसपास होगी। अब 70 लाख लोगों के ऊपर कहीं पर कोई अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है ना। आपको कहाँ दिल्ली भागना पड़ता है, लखनऊ भागना पड़ता है। कोई इमरजेंसी में एडमिट हो जाए तो उसको तुरंत 50,000 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में देने पड़ते हैं। गंभीर बीमारी तो 2-4 लाख रुपए। तो आम आदमी कहाँ से लाएगा? आम आदमी को चाहिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधा, उसे चाहिए 300 बेड हॉस्पिटल में वो जाए अपने बीमार मरीज को लेकर, तो इमरजेंसी में डॉक्टर उसे देखे, वेंटिलेटर लगना है, बाईपाइप लगना है, इमरजेंसी उसकी चेकअप होने, सारे काम वहां हो। जनता को क्यों कोई कार्ड दिखाना पड़े? 1 रुपए के पर्चे पे सारा इलाज हो जाए। आपने इतनी जो कारण गिनाए अभी, बरेली के लिए क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के लिए सरकार ने प्रस्तावित किया, उसको रेफर कर दिया है लखनऊ।
मैं आ रहा था उस बात पे। अच्छा, आप भी आ रहे हैं उस बात पे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता चाहे वो समाजवादी पार्टी के सही, भारतीय जनता पार्टी के सही, बसपा के, कांग्रेस, किसी के भी सही, जितने भी नेता हैं कहीं ना कहीं 80% अस्पताल हैं वो उन्हीं के बनाए हुए हैं? ऐसा है तो इस वजह से समाजवादी पार्टी ने इतना आक्रामक रुख नहीं लिया? नहीं, आक्रामक क्यों नहीं लिया? हमारे माननीय सांसद नीरज मौर्य जी ने इस मामले को संसद भवन में सवाल रखा। उस सवाल के जवाब में ही तो हमें पता चला कि 4-5 साल में जमीन नहीं ढूंढ पाए। और एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जिससे डेंगू, मलेरिया व अन्य जो क्रिटिकल इलाज होते हैं, जिसमें इमरजेंसी इलाज कह सकते हैं, वो हमें मुफ्त में मिलता। बरेली को एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता, उससे आसपास में डेवलपमेंट होता उस जगह का, मगर बरेली के नेताओं ने, प्रशासन ने, सरकार में बैठे हुए लोगों ने उसे नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि बरेली में एक बहुत बड़ा चिकित्सा को लेकर एक सिंडिकेट है, एक पूरा समझिए माफिया राज है, जो माफिया राज यहाँ पे किसी भी नए सरकारी और मुफ्त चिकित्सा संस्थानों को डेवलप नहीं होने देता है। आप बताइए, हमारे सांसद नीरज मौर्य जी ने बहुत मजबूती से एम्स की मांग भी करी। हमारे सांसद जी लगातार शिक्षा और चिकित्सा पे बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं संसद भवन में, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, मगर उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आप बताइए, कोई सरकार का, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी कोई एम्स लाने को क्यों तैयार नहीं है बरेली में? ये सब बड़े सवाल है कि जनता जो चाहती है वो क्यों नहीं दिया जा रहा जनता। अभी हम जहाँ बैठे हैं वो है बरेली शहर, और यहाँ पर जो है बरेली के लिए स्मार्ट सिटी के रूप में हर जगह दिखाया जा रहा है कि बरेली स्मार्ट हो चुका है, तमाम ओवरब्रिज बनाए गए हैं, तमाम विकास कार्य कराए गए हैं। उनको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? स्मार्ट सिटी बन गया, स्मार्ट सिटी अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। स्मार्ट सिटी अपने आप में एक बड़ा बेवकूफ़ बनाने का एक प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी के नाम पे बरेली में 1-2 रोडों को चमकाया गया, बाद में उन्हें भी उधेड़ के बिन दिया गया, उन्हें दोबारा बनाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, स्मार्ट सिटी तब होता जब हमारे यहाँ ट्रैफिक लाइटें लगी। क्यों बंद हो गई वो? लाखों करोड़ों रुपए जनता की गाड़ी कमाई का खर्च हुआ, टैक्स का खर्च हुआ, क्यों बंद कर दी गई? क्यों रोडें बना के फिर खोद दी जाती है दोबारा? क्यों आम गलियां आज भी जलभराव से डूबी हुई हैं? क्यों लोग कीचड़ में से जाने को मजबूर हैं? क्यों लोग जलभराव झेलेंगे? लोग क्यों झेलेंगे? अगर स्मार्ट सिटी है तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो क्यों बर्बाद है? कल मैं गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां पे मैंने देखा लिफ्ट जो है उस पर एक फोटो लगा हुआ था और उस पर लगा था वो ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे, वो स्मार्ट सिटी से सैलरी ले रहा है व्यक्ति, ऐसा उसने बताया, और वो खुद बता रहा है वो दिल्ली में जॉब कर रहा है। तो घोटाला ही तो है। हर कदम पे स्मार्ट सिटी इज इक्वल टू जो कहते हैं घोटाला है। घोटाला इज इक्वल टू स्मार्ट सिटी। करप्शन बढ़ गया, करप्शन चरम से है। चरम तो सब छोटा हो गया। आप बताइए, 2023 में किला पुल बना, उस किला पुल का पूरा एक जीर्णोद्धार किया गया करीब 5 करोड़ रुपए लगा के। ये कहा गया कि अभी 10 साल चलता रहेगा। वो ऐतिहासिक किला पुल जो 40 साल पुराना था, अभी 3 साल पहले उसमें पैसा लगा, और देखिए कल उसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया। उसमें आज मैं गया था, मैंने उस पर भी विषय उठाया है, आपको दोपहर तक भेज दिया। आप तो जो विषय उठाते हैं उसको मैं तो देखता ही हूँ, लगभग लाखों लोग देखते हैं, और आपके फॉलोअर की भी एकदम से लाखों बढ़े। दूसरी बात यह है, वो बात निकल गई, मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें और आपको आज देखेंगे, और सोशल मीडिया पे काम करने वाले भी। तो जो मैंने कहा, जो आप सरकार के जो नाकामियां उनको दिखाते हैं, तो कोई दबाव बनाया जाता है, कोई धमकी वगैरह भी दी जाती है? नहीं, दबाव धमकी क्या, शादी ब्याह में कभी भाजपा के नेता या कोई अधिकारी मिलते हैं तो इशारों में कहने की कोशिश करते हैं, तो मैं एक ही लाइन कहता हूँ कि मेरे पास खोने को बहुत कुछ नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे कोई दबा नहीं सकता। और भाजपा के लोग कितनी भी नफ्स दबाने की कोशिश करें, मयंक शुक्ला की नफ्स कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और मैं अगर सिर्फ डरता हूं तो सिर्फ ईश्वर से डरता हूं, महादेव से डरता हूं, बाकी मैं इस पृथ्वी पे किसी से नहीं डरता। शुक्ला जी, जैसे आपने कहा आप महादेव से डरते हैं, आपने जो राजनीति की शुरुआत की है वो बिल्कुल जमीनी स्तर से की है। आपको लगता है समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी 27 में? विषय टिकट कई दावेदार हैं। विषय टिकट का नहीं है। देखिए, दावेदार की बात यह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से हम टिकट मांगेंगे, और अपना काम दिखा के मांगेंगे, अपनी मेहनत के आधार पर मांगेंगे। अगर वो टिकट देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो जिसको देंगे उसको जितनी मेहनत अपने का उसमें करते उसमें 1 पॉइंट और बढ़ा के उतनी मेहनत करके उस व्यक्ति को भी जिताने का काम किया जाएगा। क्योंकि यहाँ लोभ नहीं है, यहाँ कोई लालच नहीं है, हमें अपने नेता से मतलब है, हमें अपने नेता से प्रेम है। नेता जिस पर विश्वास करेगा हम उसे करेंगे, जिता के देंगे, और उनको हमारा कर्तव्य है ये। हमने जब राजनीति करने आए थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई शर्त नहीं रखी थी कि आप हमें चुनाव लड़ाएंगे तब हम आपका साथ देंगे, तब हम समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, तब हम समाजवाद की बात करेंगे। हमने कोई शर्त रख के राजनीति नहीं करी। राजनीति हमने करी है समाज की सेवा के लिए, जनता के हितों के लिए। टिकट मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है। अखिलेश जी के साथ रहेंगे, अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करेंगे। ब्राह्मण समाज को लेकर के सभी पार्टियां अलग अलग प्रकार की पॉलिटिक्स करती हैं, और अब तो जब चुनाव नजदीक आ रहा है, हर पार्टी ब्राह्मणों को अपना हितैषी बताने में लगी है। आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो ब्राह्मणों के लिए आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी ज़्यादा बेहतर है, कौन सम्मान देगी,
और अभी क्या उनको वर्तमान सरकार में सम्मान मिल रहा है? ब्राह्मण समाज जो है आमतौर पर बुद्धिजीवी ही है, बुद्धिजीवी बताया भी जाता है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता। कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार बनने के बाद हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी को महापुरुषों की श्रेणी में लाके उनकी छुट्टी खत्म कर दी। इसके बाद धीरे धीरे कुछ महापुरुषों की छुट्टी उन्होंने शामिल शुरू कर दी, मगर भगवान परशुराम जी की छुट्टी जो थी उसे खत्म कर दिया, जिसे समाजवादी पार्टी में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने अपने कार्यकाल में भगवान परशुराम जी के जो जन्मोत्सव होता था उस पर छुट्टी की घोषणा गई थी। संध्या की भी छुट्टी थी, एक दिन पहले जो संध्या होती थी उस पर भी छुट्टी थी, वो सब खत्म कर दिया। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्ण रूप से ब्राह्मण विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है, ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रही है, ब्राह्मणों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर करने का काम कर रही है, और ये स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों को कभी सम्मान नहीं करते। शुक्ला जी, एक बार बताओ, अगर सरकार एक दिन की जगह 2 दिन अगर छुट्टी कर दे किसी भी महापुरुष की जयंती पे, भगवान की जयंती पे, तो इससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लोगों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, मुझे इस सवाल से बहुत प्रसन्नता हुई। तो अन्य जो छुट्टियां कर रहे हैं उस पर क्या रोजगार मिल जाएगा? या तो छुट्टियां खत्म कर दें। मेरा तो एक कहना है, तराजू एक होना चाहिए। नहीं, छुट्टी तराजू ब्राह्मण समाज की राजनीति की बात नहीं होती। छुट्टी से क्या होता है, छुट्टी जैसे एक बड़ा तबका सरकारी नौकरी में जब छुट्टी होती है तो उसका समय होता है, बात समय की है। और मैं तो कहता हूँ सारी छुट्टियां खत्म कर दो। मेरा तो बहुत मन है, कभी मैं जीवन में इस लायक हुआ तो इस देश में संडे छोड़ के सारी छुट्टियां खत्म कर दूंगा, अगर मैं इस लायक बन पाया। छुट्टी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है वो है तो छुट्टी। आपको नहीं लगता जितने जॉब करते नाराज हो जाएंगे? कोई बात नहीं। देखिए, नाराजगी देख के अगर आप बात बोलोगे तो आप कभी सच बात नहीं बोलते। अगर आप सच बात बोल रहे हैं, हक बात बोल रहे हैं, तो आपको हमेशा कठोर बात समझनी अगर छुट्टी नहीं दोगे तो परिवार को समय कहाँ से देंगे? परिवार, देखिए टाइमिंग है ना, जब हम छुट्टी नहीं देंगे तो उनकी टाइमिंग्स का भी ध्यान रखेंगे। आज क्या है, ओवर टाइम के नाम पे लोग शोषित हो रहे हैं। हर नोएडा में देखा था कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ। हर चीज को आप जब व्यवस्थित कर देंगे, कड़ी है हर चीज, एक चीज से दूसरी चीज जुड़ती है। हम छुट्टी नहीं देंगे मगर चीजें व्यवस्थित करेंगे। छुट्टी जब होगी तो छुट्टी होगी, तब काम नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक बड़ी बात होती है, हर व्यक्ति काम करना चाहता है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहता है, मगर दिक्कत क्या है, उससे गलत तरीके से काम लिया जाता है, एक्स्ट्रा काम लिया जाता है। उसको काम का बिल्कुल तराजू तय हो, चाहे छुट्टी का तराजू तय हो, चाहे नौकरी का तराजू तय हो। जब आप इंसाफ की बात करेंगे तो आज से लेके 50 साल तक आपकी बात एक रहेगी। जब आप इंसाफ के अलावा अपना टेक्निकल दिमाग लगाएंगे, उसमें कुछ अपनी चालाकियां डालेंगे, तो आप बातें भूलने लगेंगे। इसलिए हमेशा हक की बात करनी चाहिए। बरेली के अंदर समाजवादी पार्टी को अपना नया जिला अध्यक्ष सुबलेश यादव के रूप में मिला है। आपको क्या लगता है, सुबलेश यादव संगठन को मजबूत कर पाएंगे? 27 में कुछ ऐसा करेंगे जो कि पूर्व में जो जिला अध्यक्ष रहे वो नहीं कर पाए? देखिए, पूर्व में किसने क्या किया वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जो नए अध्यक्ष हैं सुबलेश यादव जी, बहुत पुराने पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के लिए काम करा है उन्होंने, पूर्व में भी अध्यक्ष रहे और उन्हें संगठन की जानकारी भी है, उन्हें समझ भी है संगठन कैसे चलता है। और मुझे लगता है कि उनके कार्यकाल में हम लोग जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं बहुत मजबूती से लड़ेंगे। शमीम खान सुल्तानी जी हमारे महानगर हैं, अच्छे हैं, संगठनात्मक दृष्टि से बहुत मजबूत हैं। ये दोनों लोग बहुत बेहतर तरीके से 2027 के चुनाव को करेंगे और मुझे लगता है अगर सब कुछ सही रहा तो 9 में से 8 सीटें हम लोग जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। शुक्ला जी, एक चीज़ और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी को लेकर बरेली जिले के अंदर ये चर्चा रहती है लखनऊ तक, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों से पता चल जाता है। आप जानते हैं सोशल मीडिया पर काम करो तो बहुत से लोगों से संपर्क हो जाता है। तो बताते हैं बरेली जिले में जो है समाजवादी पार्टी की आपसी जो गुटबाजी है, चाहे वो बरेली शहर की सीट हो, कैंट हो या 9 विधानसभा की जितनी सीटें, कहीं ना कहीं जो कि हार का कारण बनती है। अब की बार वो गुटबाजी खत्म हो गई या बढ़ेगी? आप प्रवक्ता भी हैं। मैं पूर्व प्रवक्ता हूँ, पहले रहा हूँ। मुझे लगता है कि गुटबाजी की जगह कंपटीशन कहा जाए। देखिए, हम कोई भी अच्छा एग्जाम जब पास करने जाते हैं तो एक कंपटीशन होता है, बहुत सारे हराने का भी कंपटीशन होता है कोई, कि अपने को ही हरा दो। मैं बता रहा हूँ, इसको समझने की बात है। ईमानदारी अगर होगी तो वहीं तक कंपटीशन होगा, टिकट मिलने तक। मैं कहता हूं कि जब कंपटीशन होता है, अच्छा एग्जाम होता है, तो 10 बच्चे अलग अलग तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, उसके बाद एक चुना जाता है। यही गुटबाजी ना हो कि कंपटीशन हो कि 10 लोग तैयारी कर रहे हैं, 5 लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसका टिकट हो जाए सब पूरे लोग मिल के उसे चुनाव लड़ा दें, तो ये होगी ईमानदारी की बात। अगर उसके बाद नेगेटिव पॉलिटिक्स होगी तो वो होगी गुटबाजी की बात। तो मैं चाहता हूं कि कंपटीशन हो, गुटबाजी ना हो। तो कंपटीशन होगी या गुटबाजी होगी आपकी बार? मुझे लगता है कंपटीशन ही होना चाहिए, गुटबाजी होगी नहीं, क्योंकि हमारा ध्येय बड़ा है। जो लोग समझदार होंगे, जिनके अंदर बुद्धि होगी, उन्हें इस वक्त गुटबाजी वैसे भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ध्येय बड़ा हो, हमारा टारगेट बड़ा हो, हम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो विधायक तो हम बन ही जाएंगे।
अगर हम तैयारी बड़ी चीज की कर रहे हैं तो छोटी चीज तो हम अपने आप हासिल कर लेंगे। शुक्ला जी, अब चलते हैं थोड़ा शहर विधानसभा की ओर। यहाँ के विधायक हैं भाजपा से अरुण कुमार जी, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? अरुण कुमार जी एज अ पर्सन जी, एज अ व्यक्ति अच्छे व्यक्ति, भले व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं और अच्छे काम भी किए उन्होंने एज अ पर्सन। मगर एज अ पॉलिटिशियन, एज अ वन मंत्री, एज अ शहर विधायक, मुझे लगता है पूरी तरीके से उनका कार्यकाल बेकार है, किसी काम नहीं आ रहा है, जनता के हितों का काम नहीं हो रहा है। वो वन मंत्री हैं और बरेली में जो वन क्षेत्र है वो 0.08% हो गया। बिल्कुल बेसिक्स पे बात कर रहा हूँ मैं, नई बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ कि वो एम्स नहीं ला पाए, कि हॉस्पिटल नहीं ला पाए, नई केंद्रीय विश्वविद्यालय ला पाए, वो नई अच्छी रोडें दे पाए, इन सब बातों पर नहीं जा रहा हूँ मैं बेसिक बात पे आ रहा हूँ कि आप वन मंत्री हैं, आप यहाँ पे एक बढ़िया कोई जू खुलवा देते, एक पर्यटन का आगे बढ़ता मामला, आपका इस्तेमाल जमी है, हमारे पास मयूरवन चेतना केंद्र है, आप वहां एक जू खुलवा देते ना। अच्छा, आप कुछ तो करते एज अ वन मंत्री। एज अ वन मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, आपका क्या योगदान रहा बरेली विधानसभा को? बरेली में वन क्षेत्र 0.08% हो गया, यानी कि हमारे पास जो सबसे जो गलत घटिया स्थिति हो सकती है वन क्षेत्र की, वो है हरियाली खत्म हो गई बरेली शहर से, हजारों पेड़ काट दिए गए। आपको बताना चाहता हूं कि जब डेलापीर से एयरफोर्स तक हजारों पेड़ कट रहे थे तो मैंने धरना दिया, संघर्ष किया और वहां तमाम पेड़ बचाने का काम किया। अगर मैं उन्हें बचा सकता हूं तो ये क्यों नहीं बचा सकते हैं? वन मंत्री वो तो दावा कर रहे हैं कि जो है पेड़ों का जो अवैध कटान होता था हमने उसको रोक दिया, तमाम पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, सच होता है। स्मार्ट सिटी भी बन गई है, अब तो और ज्यादा वृक्ष लगाए जा रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, बड़े हैं वो, मगर झूठ बोल रहे हैं। वन क्षेत्रों की मेरी एक चीज आज तक ये समझ में नहीं आ पाई है शुक्ला जी, आपसे मैं वैसे भी ये बात शेयर कर सकता हूँ, आप भाई भी हैं, कि जितने भी पॉलिटिक्स में हैं, चाहे वो राजनीति कर रहे हैं या नेता हैं, जब सामने वाले मौजूदा विधायक की बात की जाए, सांसद के बारे में बात की जाए, तो बस डायरेक्ट ये बोल देते हैं वो हमारे बड़े भाई हैं या फिर वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी मैं बुराई नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो कर रहा हूं। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप तो ये कहते हैं नहीं मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, थोड़े सही हैं जो भी हैं, मैं अपनी बता सकता हूँ। तो ये जो जनता है इसको क्या नेता बेवकूफ समझते हैं? क्योंकि जनता को भी तो वो जब आप उसको या तो आप अपने व्यक्तिगत संबंध निभाएं। आपने मेरी बात पूरी सुनी। नहीं, मैं अच्छा ये है नहीं है, क्योंकि आप भी लगातार देखते हैं, अगर व्यक्तिगत संबंध निभाना है तो फिर आप व्यक्तिगत संबंध निभाएं, राजनीति में आए हैं तो फिर उसका आप मेरा पूरा वक्तव्य दोबारा सुनेंगे तो मैंने कहा एज अ पर्सन वो ऐसे हैं, मगर मैंने शुरुआत कहा कि उन्होंने सत्यानाश कर दिया बरेली का, उन्होंने सत्यानाश कर दिया एज अ वन मंत्री। उनका एक अचीवमेंट बताइए ना, मुझे किसी से रिश्तेदारी रखनी, मुझे रिश्तेदारी सिर्फ जनता से रखनी है, आम आदमी से रखनी है। शुक्ला जी, वैसे आपने भी अनुभव किया है जो मैंने कहा, इसमें कुछ सही हो सकता है। देखिए, पर्सनल नेता क्या एक दूसरे को बोले भाई हैं, उनके बारे में पर्सनल नहीं, मैं तो बोलता हूँ खुल के, एज अ पर्सन वो अच्छे हैं तो अच्छा बोला, कुछ नेता एज अ पर्सन भी बुरे, उनको बुरा भी बोलता हूँ मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप सवाल पूछ लोगे। मेयर कैसा काम कर रहे हैं बरेली के? मेयर भी घोटाला करवा रहे हैं पूरे बरेली में, स्मार्ट सिटी के नाम पे जो भी दुर्दशा हो रही है, कौन जिम्मेदार है? जनता कह रही है वो अपने बेटे को विधानसभा चुनाव की तैयारी करवा रहे हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है। देखिए, किसी परिवार में कोई किसी को आगे बढ़ाता है वो बुरा नहीं है, बस जो गलत है उसी को गलत कहूंगा। मेरे नियम बहुत सीधे हैं, मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहता हूँ और अपना संस्कार और सम्मान बना के रखता हूँ। मैं किसी के लिए खराब बात नहीं करता हूँ, जो बात एथिकल है, जो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, 1 लाख लोगों में बोल सकता हूँ, वही मैं अकेले। कैंट के विधायक के बारे में क्या राय है आपकी? कैंट विधायक जी तो मुझे लगता है कि अदृश्य हैं, वो तो है नहीं है ये नहीं पता है कोई, मुझे लगता है कोई उनकी उपलब्धि तो है नहीं। संजीव अग्रवाल जी मिल नहीं रहे? नहीं, कहाँ वो एज अ विधायक वो कहाँ है? कहीं दिखे आपको? जैसे आपको कहीं दिखा हो, कहीं बहुत कोई अव्यवस्था चल रही हो, खड़े होकर चीजें ठीक करा रहे हो, कहीं आपको लग रहा हो कि बहुत कूड़े का ढेर है उसको सफाई करवा रहे हो खड़े होके, या फिर वो कहीं बहुत इनिशिएटिव ले रहे हो, किसी के दुख दर्द में जा रहे हो, मुझे तो नहीं दिखता। वो तो अदृश्य विधायक है। शुक्ला जी, अभी मैं आया बरेली में तो तमाम जो यहाँ पर फल वाले हैं, ठेला लगा रहे हैं या तमाम चीज़ें, मैंने उनसे कहा आप जो व्यापार कर रहे हैं आपको इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? तो बोल रहे थे कि शहर के अंदर जो जाम की समस्या है, खास करके कुतुबखाना पे, वो जाम की समस्या से हमको बहुत परेशानी आ रही है, मंडी से कुछ सामान लाने में पहुँचाने में बहुत दिक्कत आती है। ऐसा है, तो ये जाम लग रहा है, इसका आप क्या कारण मान रहे हैं कि ओवरब्रिज भी बने, तमाम काम हुए, उसके बाद में भी समस्या वहीं की वहीं? नियत और नीति तय करती है कि हमें क्या करना है। आप ये समझिए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर एक डीडीपुरम क्षेत्र पड़ता है, बड़ा वीआईपी क्षेत्र है, हमारी शहर विधानसभा का है, जहाँ पे मतलब मुख्य मार्केट समझ लीजिए, उसकी रोडें जो 60 फीट की थी उसे फुटपाथ 40-30 फुट के बना के उसे बहुत छोटा कर दिया गया। तमाम रोडें खोद दी गई हैं, रोडें व्यवस्थित नहीं है। ट्रैफिक लाइट का जिक्र किया मैंने कि ट्रैफिक लाइट लाखों करोड़ों रुपए लगा के बनी, लगी, जली और बंद हो गई, तो फिर क्यों लगाई गई वो? यही सब कारण तो है जाम का। जाम अगर पुलिस चाह ले 1 मिनट जाम नहीं लग सकता है। आप जाइए इज्जत नगर थाने के बाहर, वो इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के बाहर,
वहाँ जाम है, क्यों? क्योंकि वहाँ ऑटो स्टैंड बन गया है। कोहाड़ा पीर है, ऑटो स्टैंड बना दिया, रोड पे ऑटो खड़े होते हैं। आप श्यामलगंज के नीचे की तरफ जाएंगे, वहाँ पे यही कुतुबखाना के नीचे जब आपने रोडों पे अव्यवस्थित कर दिया, आप बाकायदा ऑटो वाले हमारे भाई हैं जो हमारे सब परिवार के लोग हैं, हम भी आम आदमी है, वो भी आम आदमी है, उनके लिए व्यवस्थित करिए आप। ठेले और फड़ की बात होती है, उनको उचित जगह उपलब्ध कराइए। आप जाम खुद लगवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि नगर निगम और पुलिस सांठगांठ कर लेती है। शहर विधानसभा की जनता अगर आपको अपना नेता मानकर आपको चुनाव जिता दे तो आपके पास इसका क्या समाधान है? मेरे पास तो हर चीज का समाधान है। आप समाधान पूछिए किस चीज का, मैं भी बता दूं। बरेली की समस्याएं आपने गिनाई, अगर आप बरेली के विधायक बन सबसे जाएं तो मुख्य इन समस्याओं को कैसे निदान करेंगे? ट्रैफिक व्यवस्था का सीधा तरीका ये है कि जो अतिक्रमण है वो हटे। उसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था की जो लाइटिंग व्यवस्था है जहां जरूरी, जैसे शील चौराहा है, बड़ा चौराहा है, उस पर 80 नंबर की लाइटें जलती हैं, 80 पॉइंट, वहां जाम है ही नहीं। वहां पे आप 80-80 मिनट का जाम लगवा रहे हो ना बिना बात के। भाई रेड लाइट कोई पार करे आप चालान कर दोगे, तो वहां बेवजह इसमें जाम लगाया जा रहा है। ऐसे ही सिलेक्शन पॉइंट है, सिलेक्शन पॉइंट की हर चौराहे की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग है, वहां पे ट्रैफिक का जो लोड है वो अलग है। हर चौराहे को उसके हिसाब से मैनेज किया जाएगा। हर चौराहे के लिए अलग स्ट्रेटजी बनेगी कि बीच में पत्थर लगा देने से, आगे से यू टर्न मार देने से नहीं जाम खत्म होगा। जाम प्लानिंग से खत्म होगा, और प्लानिंग मैं अकेले नहीं करूंगा। मुझे लगेगा कि अगर मुझे शील चौराहे का जाम खत्म कराना है या धर्मकांटे का चौराहा, तो आसपास के सारे लोगों को बिठा के पंचायत करूंगा मैं कि बताइए भाई आपके पास क्या आइडिया है, इसको कैसे खत्म करा सकता है। शुक्ला जी, एक जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि बरेली जिला जो इसकी अपनी पहचान है, झुमके से, कजरे से, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बरेली अपनी एक अलग पहचान रखता है पूरे यूपी और देश में। वहीं आज बरेली ज़िले में आप देखते होंगे अखबारों के माध्यम से तमाम पुलिस भी कार्रवाई करती है। नशे का जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, चाहे वो स्मैक के डीलर हों, ड्रग्स हो, अफीम हो, और ऐसे तमाम अखबार पूरे खबरें से भरे रहते हैं। तो आप इसको किस प्रकार देख रहे हैं? ये जो नशे का कारोबार बढ़ रहा है, इनमें किन लोगों का हाथ मानना है? और जो युवा जिसे आज पढ़ाई की ओर, रोजगार की ओर आगे आना चाहिए, वो नशे की ओर जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा दुख का विषय है। देखिए, मैं 2 बातें बताऊं आपको। नशा कारोबार लगातार बढ़ा है। नशे का देखिए जागरूकता होनी चाहिए। स्कूल्स, छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल्स के बाहर, मैं देखता हूँ स्कूल के बाहर, मैंने 1-2 बार मीडिया को भी बताया, पुलिस को भी बताया, स्कूल्स के बाहर लोग ड्रग्स बेचते हैं, उनका एक सिंडिकेट बन गया है। आप देखते हैं, हम देखते बहुत सारे बच्चे जो है भीख मांग रहे होते हैं रोडों पे। कभी सोचा वो कहाँ से आते हैं? क्या पता वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आते हों। सोचने की बात है। जब तक हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते समाज की समस्याओं को नहीं देखेंगे, तब तक अकेले ना नेता, ना अकेले पत्रकार, ना हम और आप कोई भी इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसमें जागरूकता जनता को भी लानी पड़ेगी, हम सबको संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी जो बीमारियां हैं कि कल को कैंसर न बन जाए हम लोगों के समाज के लिए, इस पे काम करना पड़ेगा। शुक्ला जी, वैसे बातें तो आपसे बहुत कुछ है जो करनी है, मगर आप सब कुछ जानते भी हैं, ज़्यादा लंबे समय तक वार्ता करेंगे तो बहुत सी चीज़ें जनता क्लिप भी करती है, तो बीच बीच में आपसे अलग अलग विषयों पर बात भी होती रहेगी। मगर आखिर में आप हमारे जो दर्शक हैं, बरेली के भी बहुत सारे इसमें जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बरेली के लोगों के लिए, बरेली की जनता के लिए मेरा सिर्फ इतना संदेश है कि 2027 के चुनाव में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, अच्छे रोडों के लिए, अच्छे मंडी बनाने के लिए, वो हर वो काम जो जनता के काम आए उसे पाने के लिए, उस पर हम लोग को केंद्रीकरण करने के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी को वोट दें, समाजवादी पार्टी की सरकार को वोट दें। जब जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जितनी भी दुख दर्द हैं, जो दिक्कतें हैं, उन सबको दूर करने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे और उनको दूर करने का काम करेंगे। शुक्ला जी, आपने जो आज हमें समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।